यूपी में 1,77,000 के पार कोरोना के मामले। आपको बता दें, यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,77,239 हो गई है। यूपी में कोरोना के एक्टिव मरीज 47,785 हैं। यूपी में 1,26,657 कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 2,797 मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,991 नए मरीज सामने आए हैं। 66 की मौतें हुई हैं। तो 24 घंटे में कहां पर कितने नए मरीज सामने आए हैं, वो भी आंकड़ा हम आपको विस्तार से बताते हैं। लखनऊ की बात करें, लखनऊ में 620 नए मामले सामने आए हैं। कानपुर नगर में 236 मामले हैं। गाजियाबाद में 94, गौतम बुद्ध नगर में 127, प्रयागराज में 266 और इसके साथ ही गोरखपुर में 260, बनारस में 187, बरेली में 107, झांसी में 56 मामले, मुरादाबाद में 125, बाराबंकी में 119 और गोंडा में 148 मामले सामने आए हैं। तो अब आपको यूपी के अलग अलग शहरों का हाल दिखाते हैं। तो लखनऊ की बात कर लें तो 6,569 एक्टिव केसेस हैं। 13,557 लोग ठीक हुए हैं। 261 लोगों की मौत हुई है। कानपुर नगर में 3,694 एक्टिव मामले, 8,024 ठीक हो चुके हैं। 343 की मौत। गौतम बुद्ध नगर में 793 एक्टिव केसेस हैं। 6,065 लोग ठीक हो चुके हैं और 43 लोगों की मौत हुई है। खबर लखनऊ से है, जहां सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर है कि जल्द ही योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सत्ता के गलियारे से बदलाव की सुगबुगाहट है। विधायकों के असंतोष के बीच में मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें हैं। विस्तार के जरिए विधायकों के असंतोष को साधने की कोशिश है। सितंबर के दूसरे हफ्ते में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। यूपी के राजनीतिक हलकों में योगी सरकार के मंत्रिमंडल में नए चेहरों के शामिल होने पर चर्चाएं जोर पर पकड़ना शुरू कर चुकी हैं। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही अपने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करेंगे और इसकी कई वजह बताई गई हैं। सबसे बड़ी वजह तो यही बताई जा रही है कि 2 मंत्रियों के निधन से खाली हुए विभाग को किसी को आवंटित नहीं किया गया। कहा जा रहा है कि इन मंत्रियों के स्थान पर किसी नए चेहरे को जगह देने की सोच रहे हैं मुख्यमंत्री। इसके अलावा कुछ मंत्री अपना विभाग बदलवाना चाहते हैं। कुछ विधायक बनने के लिए व्याकुल होकर असंतोष जताने लगे हैं। इन्हें बनाने के लिए किसी आयोग में अथवा मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। फिलहाल इस संबंध में मुख्यमंत्री की ओर से कोई संकेत नहीं है, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता बताते हैं कि पार्टी में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विधायकों की नाराजगी को कम करने के लिए उनके समायोजन पर माथापच्ची चल रही है। इस सबको देखते हुए जल्द ही योगी सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर अटकलें लग रही है, क्योंकि अब सभी को पता है कि सूबे में विधानसभा चुनाव होने में 1.5 साल का समय बाकी है। विधायकों की संख्या के हिसाब से मंत्रिमंडल में 60 सदस्य हो सकते हैं। हाल ही में प्राविधिक शिक्षा मंत्री कमला रानी वरुण और होमगार्ड मंत्री चेतन चौहान के निधन से मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 54 रह गई। यानी कि मंत्रिमंडल में 6 स्थान रिक्त हैं जिन पर लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि चुनाव में जाने से पहले मुख्यमंत्री अपनी टीम को और मजबूत बनाने के लिए मंत्रिमंडल में युवा लोगों को लाने की सोच रहे हैं, जिसके चलते 75 वर्ष की उम्र वाले मंत्रियों को हटाया जा सकता है। जिन मंत्रियों की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं पाई गई है उनके विभाग बदले जा सकते हैं। इसके अलावा प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यक आयोग सहित कुछ अन्य संस्थाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य के पद अभी रिक्त हैं। बीज विकास निगम सहित कई निगम और बोर्डों में पद खाली हैं। इन सभी की पार्टीजनों का समायोजन किया जाएगा। बीजेपी के तमाम नेताओं को यही इंतजार है कि मुख्यमंत्री की इनायत उन पर कब होगी, कब उन्हें लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी। खबर लखनऊ से ये, जहां एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महोबा डबल मर्डर प्रेम प्रसंग का मामला जुड़ा रहा है। कन्नौज में पत्नी अपनी मां कलावती के घर आई थी। पवन मुरारी ने दोनों की हत्या कर दी। आरोपी गिरफ्तार है। प्रतापगढ़ में प्रधान आशीष तिवारी और बड़े भाई को गोली मारी गई। आगरा में बस अपहरण मामले में 3 और लोग गिरफ्तार। कुल 12 में से अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और मुहर्रम के बारे में स्पष्ट निर्देश शासन के द्वारा और पुलिस महानिदेशक के द्वारा निर्गत किए जा चुके हैं। किसी भी तरह की सामूहिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। जो कोविड के निर्देश हैं वो स्पष्ट हैं कि 5 व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोई भी जो है सामूहिक धार्मिक कार्य कर सकते हैं। और जिस तरह से पूर्व में सभी त्यौहार मनाए गए हैं, या ईद का हो, बकरीद का हो, कांवड़ का हो और जन्माष्टमी का हो, उसी तरीके से ये त्यौहार भी
मनाए जाएंगे और इस संबंध में सभी धर्म गुरुओं से अपील भी की गई है और उन्होंने भी अपने सभी अनुयायियों को ये बताया है कि शासन के जो निर्देश हैं उसका कड़ाई से अनुपालन कराएं। खबर नोएडा से, जहां यूपी सरकार ने शुरू किया अवैध जमीनों को खाली कराना। आपको बता दें, लैंड बैंक बनाने और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नोएडा प्राधिकरण ने करोड़ों की अवैध जमीन को मुक्त करवाया। कंपनी के अधिकारियों को सौंपी जमीन इंडस्ट्रीज के लिए अवैध कब्जे वाली जमीन को खाली कराने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। खबर ललितपुर से है, जहां ग्रामीणों ने किया बिजली घर का घेराव। आपको बता दें, महीनों से बिजली गुल होने पर घेराव किया गया है। किसान यूनियन के बैनर तले प्रदर्शन। पूरा कला फीडर के गांवों में बीते 1 महीने से बिजली नहीं है। खबर बरेली से है, जहां डीएम ऑफिस पर उमड़ी भारी भीड़। नौकरी का विज्ञापन देखकर उमड़ी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। वार्ड बॉय, स्वीपर, फार्मासिस्ट की नौकरी की सप्लाई के लिए भीड़ जुटी। तो ये तस्वीरें भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस यहां पर मौजूद है, उसके बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए लोग यहां पर नजर आए हैं। पहुंचे हैं जिलाधिकारी ऑफिस। कोरोना की महामारी के बीच आप देख सकते हैं किस तरीके की यहाँ लाइन लगी हुई है। एक वैकेंसी 17 वार्ड बॉय से लेकर 335 की वैकेंसी है लगभग पूरे जिला में। और यहाँ पे सुबह 11 बजे से लाइन लगी हुई है। फॉर्म अपने जमा कर करके यहाँ से जा रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो अभी लाइन में लगे हुए हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके कोरोना की महामारी है। कहीं ना कहीं ये वैकेंसी उन्हें एक बड़ा रूप लेके आई है, जिससे सोच सकते हैं कि हम ये नौकरी पा के कुछ अपना खर्च चलाएंगे, कुछ आगे का रहन सहन करेंगे, जिससे लेके कोरोना की महामारी से कहीं ना कहीं निजात मिल पाएगी। और ये बड़ा नौकरी मिल जाती है तो बड़ा अपने आप को दिल समझाना होगा। मैं बरेली। खबर प्रयागराज से, जहां NH-30 की मरम्मत करते समय हादसा। 1 मजदूर की मौत, 3 मजदूर जख्मी हुए हैं। रोड की मिट्टी धंस जाने की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। फ्लाईओवर के नीचे से ट्रेन गुजरने से धंसी मिट्टी। बता दें, घूरपुर थाना इलाके के इरादतगंज फ्लाईओवर का ये पूरा मामला है। तुम लोग समझ नहीं रहे। खबर कानपुर से, जहां महिला होमगार्ड का हंगामा। जन्म मृत्यु कार्यालय में काटा हंगामा। मृतक के बन गए 2 मृत्यु प्रमाण पत्र। नगर निगम ने जन्म मृत्यु कार्यालय में बड़ी चूक हुई है। बता दें, स्वास्थ्य अधिकारी ने कागजों को जांच के लिए थाने भेजा। 11 मार्च को हुई थी महिला होमगार्ड के पति की दुर्घटना में मौत। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। साहिबाबाद इलाके से बारिश के पानी में डूबकर 2 मासूम बच्चों की मौत। खाली पड़े गड्ढों में भरे पानी में खेल रहे थे 1 दर्जन मासूम। 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। कई बच्चों को बचाया गया है। टीला मोड़ थाना इलाके के सिकंदरपुर गांव की एक घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई, कई बच्चों को बचाया गया है। दिल दहला देने वाली यह खबर है। टीला मोड़ थाना इलाके के सिकंदरपुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके से इस वक्त की ये बड़ी खबर है।
अभिषेक पंडित हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये बहुत बड़ी खबर है, 2 बच्चों की मौत हो गई है। खाली पड़े गड्ढों में वो खेल रहे थे जिसमें पानी भरा था। कैसे हादसा हुआ, बताइए। इस समय हम मौजूद हैं गाजियाबाद के सिकंदरपुर गांव में, जहां की जल भराव की समस्या के कारण लगातार दिक्कतों का सामना यहाँ स्थानीय निवासियों को करना पड़ रहा था। वहीं सिकंदरपुर गांव में एक झोड़ है, वहां कुछ बच्चे खेलते हुए चले गए थे, जिसमें कि डूबने से 2 बच्चों की मौत हुई है। मौके पर आला अधिकारी मौजूद हैं जिन्होंने पुष्टि की है मौत की। वहीं पीड़ित परिवार के जो घर वाले हैं वो सब मौजूद हैं यहीं पर। और जिला प्रशासन की कहीं ना कहीं काफी बड़ी कमी रही है। लगातार गाजियाबाद में ऐसे हादसे होने के बावजूद भी जिला प्रशासन लगातार जाग नहीं पा रहा था। इसकी वजह से आज ये घटना अंजाम दिया गया, घटना हुई है। बिल्कुल जाहिर तौर पर अभिषेक, क्या जिला प्रशासन इसी दिन की एक बड़ी घटना का इंतजार कर रहा था? कितने समय से वहां पर समस्याएं हैं, कितने समय से जल भराव की परिस्थिति है, और जो मौजूद वहां पर लोग हैं, अब जो क्षति हुई है उसको तो वापस नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या लोगों ने इससे पहले शिकायत की थी कि यहाँ पर गड्ढे हैं, जल भराव की स्थिति है, कुछ भी अनहोनी हो सकती है प्रशासनिक स्तर पर? लगातार यहाँ पर हिंडन टर्मिनल एयरपोर्ट भी बना था, उसके बावजूद कॉलोनियों में विकास का नाम नहीं था, जो कि आप जिला प्रशासन द्वारा या फिर जनप्रतिनिधि द्वारा कोई भी यहाँ पर स्थानीय निवासियों का कहना था। चलिए ठीक है अभिषेक, आप लगातार नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। गोंडा में जल सैलाब से गांव के गांव जलमग्न हुए हैं। खतरे के लगभग 70 सेंटीमीटर ऊपर बह रही घाघरा नदी में उफान से 2 तहसील क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात। 12 से अधिक गांव के लगभग 5000 आबादी प्रभावित। भिखारीपुर सकरौर बांध कटने से कई घर नदी के कटान में आए। जिला प्रशासन बाढ़ पीड़ितों को ऊंचे स्थान पर पहुंचाने में जुटा। नवाबगंज इलाके के देवमा घाट पुलिस चौकी भी कटान के जद में। नदी के कटान के कारण दहशत में जी रहे हैं चौकी इंचार्ज। यहाँ पे कैसा पानी भरा हुआ है? कहाँ का पानी है? बाढ़ का पानी है। तो कोई मदद नहीं हुई है अभी आप लोगों की? नहीं हमें कोई मदद नहीं है। कोई अपना सब नाव बनाए रहे, वही से आवाज है। अपने पैसे से नाव बनाई थी? कई गांव डूबे हैं इधर? पूरा इलाका पानी से है। पूरा रोड है पक्की, पूरा पानी है। खाना वाना कैसे बनाती हैं आप लोग? अरे आप जहाँ झूरा काम नहीं बनावत है। यहाँ पे ये चारों तरफ पानी भरा हुआ है। हाँ सर, पानी तो भरा हुआ है। कहाँ का पानी है? ये पानी सरजू नदी का, घाघरा नदी का पानी है। लगभग कितने गांव डूबे? इसमें कम से कम 2-3 से गांव सर डूबे हैं। क्या कोई मदद मिली अभी? मदद तो अभी तो कोई नहीं मिली है सर। कोई कभी मंत्री या सांसद कोई देखे हैं? नहीं। क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत तो सर बहुत हो रही है। यहाँ पे हम लोग हल्के जा रहे हैं पानी में, कोई व्यवस्था ही नहीं है। चौकी डिमवा घाट चौकी है, थाना नवाबगंज है। इसमें यहाँ चौकी की मेरी कटान, इसलिए मेरी बाथरूम और उसके बाद जो आगे स्नान घर था वो कटान में बह गया है। और इसकी व्यवस्था के लिए बोरी और पत्थर भी लगवाए थे और उसे बांस बल्ली भी प्रयास किया था कि बांस बल्ली भी लगा रहे तब मेरा कटान कुछ रुक जा सके। ये कहाँ से पानी आ रहा है? ये पानी सर बहाव पानी है, नदी घाघरा नदी का पानी है, उसी से आ रहा है। नदी लगभग 2 किलोमीटर पड़ेगी यहाँ से। कौन सा गांव है ये? दत्तनगर गांव है। न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता कादर अंसारी ने तुलसीपुर माझा गांव के लोगों से इस दौरान बातचीत भी की है, सुनिए। ऐसा है राजमन के नाम ही राजमन। यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे ये लोग खड़े हुए हैं और ये पूरा गांव का गांव जलमग्न हो चुका है। चारों तरफ पानी ही पानी है, लोगों की फसलें डूब चुकी है और लोग पलायन करने को मजबूर हैं। लोगों के लिए मात्र एक गांव से बाहर आने के लिए, अपनी जरूरत के सामान को खरीदने के लिए मात्र एक सहारा है नाव के सहारे ये लोग अपने गांव से आते हैं और सारा साजो सामान, घर की जरूरत की चीजें खरीदते हैं। खरीदने के बाद में नाव से लेकर के जाते हैं। यहाँ पे आप ग्रामीण हैं जो नाव का इंतजार कर रहे थे, इनसे हम बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? सोनिया दो। ये कौन सा गाँव है? बलुआ। ये आप लोग ये कहाँ पे आई थी? बलुआ। ये सामान खरीदने आई थी? हाँ। तो किस चीज से अंदर गांव के अंदर कैसे जाती हैं आप लोग? नाव से। नाव से क्यों जाती हैं? पानी ये कहाँ से आया?
पूरा भरा हुआ है। कितने घर डूबे होंगे लगभग? बहुत। लगभग कई गांव डूबे हुए हैं और यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बात करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? दीपराज यादव। ये कौन सा गांव है? तुलसीपुर माझा। लगभग कितने गांव यहाँ डूबे होंगे? 250 घर। और कितनी फसलें डूबी होंगी? सारी फसल डूबी है, गन्ना का और धान का सब फसल डूब गई है। साफ तौर से आप देख रहे हैं इस गांव के आसपास सारे गांव पूरे डूबे हुए हैं। लोगों की सैकड़ों हेक्टेयर फसलें डूब चुकी हैं, पानी में जलमग्न हो चुकी हैं। लेकिन गोंडा प्रशासन ने अभी तक इन लोगों को कोई भी जरूरत के सामान नहीं मुहैया कराए हैं। ना तो कोई किट दी गई है, ना तो मेडिकल सेवा कोई उपलब्ध कराई गई है। ये लोग अपना जो है जान जोखिम में डालकर किसी तरीके से गांव से नाव का सहारा लेकर के बाहर आते हैं। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पे इन लोगों के लिए नाव की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। इन लोगों ने अपने पैसे से नाव की व्यवस्था की गई है। तो खबर लखनऊ से, जहां मुहर्रम के शुरू होते ही एक्शन में पुलिस प्रशासन की टीम। मुहर्रम को लेकर पुलिस ने पीस कमेटी की मीटिंग की। पुलिस के निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए किया गया मार्च किया गया है। थाना प्रभारी शहादतगंज महेशपाल के नेतृत्व में किया गया रूट मार्च में शामिल हुए पुलिस के साथ में आरएएफ के जवान। शहादतगंज चौराहे से शुरू होकर कई जगहों पर रूट मार्च किया गया। खबर मैनपुरी से, जहां सपा के जिला सचिव ने खुदकुशी करने की कोशिश की। आपको बता दें, सपा के जिला सचिव हरवीर सिंह प्रजापति ने जहर खा लिया। पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। तेज प्रताप बीजेपी में जाने का दबाव बना रहे हैं। हरवीर सिंह की तरफ से कहा गया रेप के झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं, बच्चों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। फेसबुक के जरिए तेज प्रताप पर संगीन आरोप। गंभीर हालात में अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। तेज प्रताप यादव, विश्वनाथ राजेश खट्टिक पर आरोप है। सबसे बड़ा सवाल, तेज प्रताप यादव अब तक मौन क्यों हैं? आखिर हरवीर सिंह ने क्यों लगाए थे तेज प्रताप पर आरोप पर सपा अभी तक चुप्पी साध कर क्यों बैठी है? मैं थोड़ा इन लोगों से मानसिक पीड़ा थी मुझे। किन लोगों से? ये जो लोग आए दिन रोज नया षड्यंत्र करते हैं पार्टी के खिलाफ और नई सूचनाएं देते हैं, रोज नई एक एप्लीकेशन कप्तान साहब को देते हैं मेरे खिलाफ। क्या मैं हाई स्कूल फेल व्यक्ति हूँ? क्या मैं आईडी हैंग कर सकता हूँ? फेसबुक की आईडी बहुत बड़ा एक्सपर्ट ही हैंग कर सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ। उसमें कप्तान साहब को एक एप्लीकेशन दी जाती है और मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दी जाती है। इसका मतलब ये है कि पार्टी में रह कर के ही लोग पार्टी के लोगों को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं।